हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण की प्रक्रिया में उद्देश्य और लक्ष्य को किस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए, या उद्देश्य या लक्ष्य किन बातों को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, या उद्देश्य और लक्ष्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की प्रक्रिया किस प्रकार से निर्मित करनी चाहिए या किस प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग डी के व्हीलर के विचारों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, या डी के व्हीलर के विचार को हम लोग अध्ययन करेंगे। अब होता है पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया। वास्तव में जो भी कार्य इस संसार में होते हैं या होते रहेंगे या होने वाले हैं, उसके पीछे कोई न कोई हमारा उद्देश्य होता है, कोई न कोई हमारी आवश्यकता होती है, कोई न कोई हमारी समस्या होती है, कोई न कोई हमारे परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की स्थिति होती है। कुछ न कुछ कार्य कारण संबंध बनते हैं। यही कारण है कि वो सब प्रक्रियाएं समाज में समय अनुसार होती रहती हैं, या समय के अनुसार समाज उसे अपनाता रहता है। तो अगर इस बात को हम ध्यान से देखें तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वे हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक जीवन का एक प्रकार से आधार बनता है, या उसका एक सहयोगात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारात्मक स्वरूप होता है, जिसके कारण से हमें पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कुछ उद्देश्य और लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। अब उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है भी जानना है। जैसे जो हम अल्प समय में प्राप्त व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लक्ष्य कहते हैं। उद्देश्य वह होता है जिसमें एक पूरे जनसमूह, एक देश, एक मानव समाज के कल्याण संबंधी बातें निहित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे भारत की शिक्षा का उद्देश्य है भारत के लिए एक स्वस्थ, व्यवस्थित नागरिक का निर्माण करना। लेकिन इसी शिक्षा का लक्ष्य यह भी है कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये हुआ लक्ष्य, और हर व्यक्ति को राष्ट्र के अनुकूल, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी, स्वस्थ नागरिक बनाना, एक यह हुआ उद्देश्य। तो यही उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डी के व्हीलर ने अपनी पुस्तक कैरिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख किया है। उसी उद्देश्यों का हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये याद रखिए, किताबों में तो बहुत सारे लिखी हैं, ऐसा नहीं कि एक विद्वान ने जो लिख दिया वही पूर्ण है, ऐसा नहीं है। हम आपको डी के व्हीलर के विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यवहार से जोड़कर समझाने का प्रयास इस वीडियो के अंतर्गत कर रहा हूँ। पहला, इसमें डी के व्हीलर ने कहा कि जब भी पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाए, या किसी विषय का किसी भी स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्माण की बात निर्मित की जाए, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, या महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। यहाँ पर उद्देश्य और लक्ष्य हर में शामिल है, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से दोनों बातें शामिल हैं। उसमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला है मानवीय अधिकारों का तादात्म्य। तादात्म्य का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत जो भी विषय है उसके अंतर्गत उन तत्वों को शामिल करना आवश्यक है जो मानवता के गुणों को बरकरार रखती हूँ, या मानवता के गुणों का विकास करती हूँ। तब मानवता का गुण क्या होता है? जैसे दया, क्षमा, सहानुभूति, प्रेम, सहयोग, सम्मान, ये सब क्या है? मानवीय गुण हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने जाति के संग संग अन्य जातियों को, अन्य जीव जंतु, वनस्पतियों को भी प्रभावित करता है। तो मनुष्य के अंदर मानवता का विकास हो, जिसके कारण से वह एक स्वस्थ नागरिक बन सके, एक स्वस्थ समाज को बना सके, एक स्वस्थ वंशावली को उत्पन्न कर सके या उसका निर्माण कर सके। तो मानवीय गुण जैसे सेवा, शुश्रूषा, सहयोग, त्याग, कर्मठ होना, ये सब क्या है? मानवीय गुण हैं। तो मानवीय गुणों को बढ़ाने संबंधी बातों को भी हर विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। यह गुण व्यक्तिगत रूप से भी लाभकारी होता है, समाज के लिए लाभकारी होता है। यही कारण है कि इन्होंने कहा मानवीय अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक रखे कि एक मनुष्य का क्या मानवीय गुण है और उसका क्या अधिकार है। जैसे हमारा यह मानवीय गुण है, मैंने अपने कर्तव्य समझा, मैंने पढ़ाया, और आपका क्या अधिकार है कि जहाँ से ज्ञान मिले हम वहाँ से अपना ज्ञान ग्रहण करके आगे बढ़ जाएं। ये होता है मानवीय गुणों का एक तरफ अधिकार, दूसरे तरफ कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जब संतुलन होगा तो मानवीय अधिकार पूर्ण रूप से व्यवस्थित होगा। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए यूएनओ ने अपने
धारा 50 के अंतर्गत ये कहा कि मानवीय गुणों के अंतर्गत हर पाठ्यक्रम में, हर विषय के पाठ्यक्रम में उन बातों को उल्लेख करना चाहिए या बताना चाहिए जिसमें नागरिक सुरक्षित हो, उसका राजनीतिक अधिकार सुरक्षित हो, आर्थिक अधिकार सुरक्षित हो, सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित हो। यही यूएन ने अनुच्छेद 55 के अंतर्गत इस बात का भी उल्लेख किया कि मानवीय गुण वे गुण हैं जो व्यक्ति के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रूप से उसके गुणों का विकास करते हैं और व्यक्ति के अंदर भेदभाव को समाप्त करते हुए समानता की ओर ले जाते हैं। इसका भी उल्लेख पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत मानवीय गुणों को बढ़ावा दे। यह पहला लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से होना चाहिए, जिसका उल्लेख डी.के. व्हीलर ने किया था, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए आवश्यक बताया था। दूसरा बताया था लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अनुकूलन। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था है, राजतंत्र समाप्त हो चुका है, लगभग काफ़ी समाप्त हो चुका है। तो जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इस लोकतंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति किस तरह से स्वस्थ सरकार को जन्म दे, स्वस्थ शासन व्यवस्था को बनाए, इन सब बातों का उल्लेख होना चाहिए। दूसरी तरफ एक लोकतंत्र के अंतर्गत निर्मित सरकार किस प्रकार से जन कल्याण को बढ़ावा दे, किस तरह से सभी जनता का सभी पहलुओं का ध्यान रखे ताकि समाज का, जनता का एक स्वस्थ और व्यवस्थित विकास हो सके, संतुलित विकास हो सके। इन सब बातों को जो भी उल्लेख इस पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति लोकतंत्र के अधिकार, कर्तव्य, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के दायित्व एवं तत्व, संवैधानिक मूल्य, आदर्श और राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता इत्यादि संबंधी बातों को जान सके, समझ सके, उसके प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सके और उस दायित्व को पूरा करने के साथ राष्ट्र के द्वारा अपना भी सर्वांगीण विकास कर सके। इन सब मूल्यों को भी विभिन्न विषयों के अंतर्गत पाठ्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के स्तर के अनुसार लागू करना चाहिए या निर्मित करना चाहिए या पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अगला है सामाजिक दृष्टिकोण से सार्थक। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील है। अगर वर्तमान अपने आप में पूर्ण होता तो भविष्य की आवश्यकता ही नहीं होती। वर्तमान अपने आप में अपूर्ण होता है, यही कारण है कि भविष्य का जन्म होता है। तो समाज में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, संबंध है, रीति रिवाज है, परंपरा है, मान्यता है, धर्म है, संस्कृति है, खान पान, रहन सहन, जो कुछ भी समाज में है, मूल्य, मान्यता, आदर्श, धार्मिक मान्यता, सामाजिक मान्यता, स्थानीय मान्यता, राष्ट्रीय मान्यता, जो कुछ भी है उस समाज के अंतर्गत उसका हम वर्तमान में किस तरह से लाभ उठाएं, वर्तमान कसौटी के अनुसार उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो, वर्तमान के अनुसार उसमें किस प्रकार से समस्याओं का समाधान हो, वर्तमान के अनुसार सामाजिक मूल्यों का व्यवस्थित स्वरूप क्या हो, सामाजिक रूढ़ियों का अंत किस प्रकार से हो, परिवर्तन के साथ व्यवस्थित समाज का मूल्य किस प्रकार से बने, किस प्रकार से उसका विकास हो, किस प्रकार से मानवीय सभ्यता और मानवीय मूल्यों का विकास हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसको भी डी.के. व्हीलर ने बहुत ज़ोर शोर तरीके से समझाने का, बताने का, समझाने का प्रयास किया है कि इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करें। अगला है व्यक्तिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं प्रवृत्ति। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत पाठ्यक्रम में इस बात का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से भी आत्मनिर्भर हेतु अपने गुणों का विकास कर सके, अपने मान, सम्मान, कला, कौशल इत्यादि का विकास कर सके, प्रशिक्षण ग्रहण कर सके, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। यानी व्यक्तिक आवश्यकताओं को, जिसमें आर्थिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, वैवाहिक या सांस्कृतिक या धार्मिक आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकताओं को वह पूरा कर सके। दूसरी बात, ये जो व्यक्तिक आवश्यकता है, यह व्यक्तिक आवश्यकता उसको हर पहलू पर, हर क्षेत्र में उसकी योग्यता क्षमता के अनुसार उपलब्ध हो सके या प्राप्त हो सके, उसको सहयोग मिल सके। इन सब बातों का भी उल्लेख, जिसमें वह अपना शैक्षणिक जीवन, सम्मानपूर्ण जीवन और अच्छे कार्यों के प्रति
प्रोत्साहन युक्त व्यवहार या प्रोत्साहन युक्त व्यवस्था इत्यादि को वह प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आत्मसंतुष्टि के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इन सब आवश्यक गतिविधियों और आवश्यकताओं को भी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूरा करने हेतु शामिल किया जाना चाहिए। इस सब बातों पर भी डी.के. व्हीलर ने बहुत बल दिया। आगे है संतुलन। संतुलन का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से हमारे 5 तत्व हैं, शरीर में जब पांचों तत्व संतुलन में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो वात, पित्त, कफ जब तीनों संतुलन में रहते हैं तो कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता। तीनों में जब असंतुलन होता है तो व्यक्ति बीमार होता है। उसी तरह से डी.के. व्हीलर ने इस बात पर बल दिया कि मानवीय अधिकार, लोकतांत्रिक, सामाजिक और व्यक्तिक, इन चारों का एक साथ संतुलन के साथ सरकारों को विकास करना चाहिए या शैक्षणिक पद्धति में पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें कोई कम या अधिक बेसी नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वह स्वस्थ समाज, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि मानवीय अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार, सामाजिक दृष्टि और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समान संतुलन के साथ व्यक्तित्व का निर्माण करने हेतु पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। इसमें किसी को कम या अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि किस बिंदु पर, किस मात्रा में, किस विषय को किस दृष्टिकोण से, किस व्यवहार से, किस तरह से जोड़ करके किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए, इसका भी हर तरह से संतुलित दृष्टिकोण अपना करके ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। वैसे अगर हम बात करें तो सिर्फ ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी है, गलत कार्य करता है तो वह अज्ञानी ही है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे प्रकृति हिसाब जरूर लेती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो हमारे मानवीय जीवन का है, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन, इन दोनों में संतुलन होना चाहिए। दोनों के सिद्धांतों में, व्यवहारों में, दृष्टिकोणों में, समझ में, बुद्धि में, व्यवहार में संतुलन होना चाहिए। जैसे हम जब संतुलित होते हैं, स्वस्थ होते हैं तो व्यक्तिगत रूप से कार्य कर सकते हैं, जब हम स्वस्थ और संतुलित होते हैं तो सामाजिक रूप से भी कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब संतुलन व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों के कल्याण हेतु आवश्यक है। इसका दूसरे अर्थ में हम लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहारिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, सभी दृष्टिकोणों से उसमें संतुलन होना चाहिए। वास्तव में विकास एक संतुलन का नाम है। यदि विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप विनाश होता है तो वह विकास खतरनाक होता है। यही कारण है कि विकास एक संतुलित अवस्था का नाम है, जो एक समय में किसी कार्य को औचित्यपूर्ण या न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डी.के. व्हीलर ने पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी उद्देश्य और लक्ष्य व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु बल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उद्देश्य और लक्ष्य के दृष्टिकोण से डी.के. व्हीलर के विचार आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।